नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हम ऐतिहासिक शख्सियतों पर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। हम उनके बारे में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें क्या सही और क्या गलत था, और जो हमें बताया जा रहा है वो कितना सही गलत है। आज इसी श्रृंखला के तहत हम एक और बड़े ही चर्चित राजा के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं। आज उसकी पहली कड़ी होगी। नाम है उनका टीपू सुल्तान। हम सब उनको जानते हैं, उनके नाम से परिचित हैं। मैसूर का शेर जिसे कहा जाता था, और जिसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर 5-7 सालों में, उनको लेकर राजनीति बहुत गर्मा गई है। हमारे देश में एक खास तरह की राजनीति हिंदू और राजा और मुस्लिम राजाओं में भेद करती है। अगर हिंदू राजा है तो वो राष्ट्रवादी है, अगर मुस्लिम राजा है तो राष्ट्र विरोधी है। तो एक ये सिलसिला चल पड़ा है, और इसी राजनीति के तहत कर्नाटक में खास तौर पर टीपू सुल्तान को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े होते रहे हैं, और अब तो देश के दूसरे हिस्से में भी खड़े हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने सुना मुंबई में किसी पार्क का नाम टीपू सुल्तान के रखने पर भी आपत्ति की जा रही है। तो हम एक एक करके टीपू सुल्तान से जुड़े जो विवाद हैं उनको लेंगे, और उनसे जुड़े जो भी तथ्य हैं आपके सामने रखेंगे। आज की इस पहली कड़ी में हम ये देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने किनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये कहा जाता है, तो प्रचारित किया जाता है कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ थे। तो क्या वो हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, या किन्हीं और के खिलाफ लड़ रहे थे, या जैसा हम पहले कहते आ रहे हैं अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहे थे। तो आइए अब इस सिलसिला को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जी, तो पुनियानी जी, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं हम कि टीपू सुल्तान ने जो लड़ाइयां लड़ी वो किनके खिलाफ लड़ी। हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान की उम्र बहुत लंबी नहीं थी, केवल 49 राइट। साल में वो चले गए थे, और करीब जी 17 साल वो राजा थे, मैसूर जी के शासक थे। और जी उस दौरान उन्हें, हालांकि लड़ाइयां उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ ही लड़नी शुरू कर दी थी 15 साल की उम्र में ही। लेकिन बहुत लंबा अरसा उनके पास नहीं था, लेकिन अपनी बहादुरी से उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। तो ये लड़ाइयों के बारे में थोड़ा बताइए, किनके खिलाफ जी। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। देखिए, थोड़ी सी लड़ाइयों के पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उनका पृष्ठभूमि दे दूं। जैसे आपने जी कहा कि आजकल पिछले 5-7 साल से उनके बारे में विवाद बहुत है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि ये विवाद तो अभी चालू हुए हैं। 1970 में आरएसएस ने एक सीरीज निकाली थी, भारत भारती। और भारत भारती की एक श्रृंखला थी टीपू सुल्तान पर, कि वो कितने एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। तो ये इससे पहले देखिए, और उसको राष्ट्रभक्त कहने का एक कारण भी था जो आरएसएस की किताब में उस समय था। दूसरा याद रखिए, अभी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, शायद पता नहीं उनके बारे में खबर है वो इस्तीफा देने वाले हैं कि नहीं, वो तो मैं ज्यादा जी नहीं जानता। पर येडियूरप्पा येडियूरप्पा जी ने सन 2010 में टीपू सुल्तान सरी की पगड़ी पहनी, हाथ में तलवार ली, और उन्होंने फोटो खिंचवाया। यानी 2010 तक टीपू के खिलाफ इतना बड़ा प्रचार नहीं था। और उसी के बाद ये चालू हुआ। और ये भी बता दूं कि 2014 में जब वहाँ कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने टीपू जयंती मनाने का एक निर्णय लिया, जिसके बाद ये चीजों की शुरुआत हो गई, उसके विरोध की भी शुरुआत हो गई। और यहाँ दो बातें याद रखने लायक है कि जैसे मैंने शिवाजी की श्रृंखला में बताया कि शिवाजी के बारे में बहुत लोकगीत हैं, उनकी लोकप्रियता के बहुत बड़े प्रमाण, सबसे बड़े प्रमाण तो जनता के बीच में फैले रहते हैं, आम लोगों के बीच में फैले रहते हैं उनके गीतों के माध्यम से। तो टीपू सुल्तान के बारे में भी वहाँ बहुत सारे लोकगीत प्रचलित है। और हमारे जो गिरीश कर्नाड जो एक महान जी नाटक और साहित्य में थे, उनका यहाँ तक कहना था, अगर टीपू सुल्तान मुसलमान न होते तो कर्नाटक में उनकी वही जगह होती जो महाराष्ट्र में शिवाजी की है। तो यहाँ से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी किस प्रकार से ये था। दूसरी बात बता दूं, ये शुरू में ही हमको दर्ज कर लेना चाहिए। आपने बताया कि हैदर अली उनके पिता, उसी के साथ
उन्होंने अपना विकास किया। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं था। उनके पड़ोस में एक तरफ मराठा शासन था, दूसरी तरफ निजाम शासन था। तो उनकी कुछ लड़ाइयाँ मराठा शासन के खिलाफ हुई, और उसमें उन्होंने तय किया, क्योंकि उनकी शक्ति के अनुसार उन्होंने तय किया कि वो मराठाओं को लगान के में ट्रिब्यूट के रूप में साल के साल कुछ देंगे। ये एक बात हुई। पर उनकी ज्यादा लड़ाइयाँ जो हुई वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों के साथ हुई। इंडिया जी कंपनी देश में विस्तार कर रही थी, और अगर हम में से कुछ लोगों को याद है तो भगवान गिडवानी लिखित और संजय खान द्वारा निर्मित द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एक 60 एपिसोड का सीरियल आया था। वो सब जो सीरियल आप देखेंगे, थोड़ा काल्पनिक थोड़ी सच्चाई, वो मुख्य रूप से उनकी जो बहादुरी की चर्चा थी वो ब्रिटिश फौजों के खिलाफ उनकी लड़ाई में थी। तो मुख्य रूप से तो उनकी ये थी। दूसरी बात जी कि उनकी उनके जो सबसे बड़े सलाहकार थे उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया, और उनकी भी सेना में, इसके ज्यादा विस्तृत विवरण नहीं मिलते, उनकी सेना में भी हिंदू थे, मुसलमान भी थे। अब कुछ हिंदू कम्युनिटीज छोटी सी, कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे, वो कुछ ब्रिटिश की मदद कर रहे थे। तो उन्होंने उन कम्युनिटीज के खिलाफ ये किया, और उसमें केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं, कहीं उन्होंने मुसलमानों में एक कम्युनिटी थी महादवीज, महादवीज, और कुछ ये मुसलमानों में थे शायद क्रिश्चियन महादवीज, और हिंदुओं में और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी उन्होंने किया। पर मेनली वही लोग जो उनके राज्य के खिलाफ ब्रिटिश लोगों को मदद कर रहे थे, उनको उन्होंने अत्याचार किया, और उस पर अत्याचार किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहां तक खुद के राज्य का सवाल है, खुद की राज्य की प्रजा के बारे में अभी एक मराठी में महत्वपूर्ण किताब आई है, क्योंकि उनका जो साहित्य है उसको अनुवाद किया गया है मराठी में, हमारे एक दोस्त सरफराज शेख द्वारा। और उस किताब का नाम है सुल्तनत ए खुद्दाद। सल्तनत ए खुद्दाद में टीपू सुल्तान का एक मैनिफेस्टो है, याद रखिए मैनिफेस्टो। और वो जी मैनिफेस्टो में टीपू सुल्तान कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा पर बिना भेदभाव के न्याय करूं। मेरी प्रजा का कोई भी धर्म हो, मैं उसके बगैर उस पर पूरा न्याय करूं। ये उनकी पहली बात थी। और दूसरा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं। लड़ाइयों पर आने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। और आपको जी याद जी होगा, मैसूर में दशहरा फेस्टिवल अभी तक फेमस था, और जी ये टीपू सुल्तान के समय से चला आ रहा है। दशहरे का फेस्टिवल एक दिन नहीं, 10 दिन मनाया जाता था, और ये जी वहीं से परंपरा थी, उसको उन्होंने चालू रखा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्रशासन कैसे रहा होगा। तीसरी बात जो हमें उनके बारे में महत्वपूर्ण समझना चाहिए, कि जैसे उनके सबसे बड़े सलाहकार जो थे उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया ये एक ब्राह्मण थे जो टीपू सुल्तान के सबसे बड़े सलाहकार थे। इसी के साथ साथ दो चीजें और, कि कांची काम कोटि पीठम, कांची काम कोटि पीठम के जो शंकराचार्य थे, उनको टीपू सुल्तान ने बहुत बड़े दान दिए। और एक पत्र है जो अभी भी उपलब्ध है, उसमें टीपू सुल्तान ये आचार्य जी को पत्र लिखते हैं और उनको संबोधन करते हैं, जगत गुरु, जगत गुरु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने लड़ाई के क्षेत्र के लिए जा रहा हूँ। चौथी बात जो याद रखना चाहिए, टीपू सुल्तान उस समय जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं, अभी तक हमने जो राजाओं की बात की वो 16वीं 17वीं शताब्दी, खासतौर से 17वीं शताब्दी में की। 18वीं शताब्दी के आते आते जो यूरोप में उस समय तकनीकी विकास हो रहे थे, टीपू सुल्तान को उनको बड़ी रुचि थी। तो यूरोप से जो राजदूत आते थे इनसे मिलने, ये उन्हें कहते थे भाई आप मेरे लिए हीरे जवाहरात भेंट में लाओ या ना लाओ, पर आपके यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जरूर लाइए। तो ये उनका जी एक था। तीसरी बात बता दूं कि अभी हम जो बहुत सारी चीजें का पालन करते हैं, जैसे एक स्टेट सेक्टर है, स्टेट सेक्टर, टीपू सुल्तान ने कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को राज्य के कब्जे में लिया। कब्जे में इसलिए नहीं लिया कि वो उससे प्रॉफिट कमाना चाहते थे, उनका उद्देश्य था ये चीजें लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और इसलिए कई अंग्रेज तो उनको व्यापारी भी कहते थे, जबकि उनका
रुचि नहीं थी। उनकी रुचि ये थी कि जो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, राज्य का उस पर एक थोड़े प्रकार से नियंत्रण रहे। खैर, ये और दूसरा, वो फ्रांस के काफी करीब थे, फ्रांस की क्रांति से काफी इंस्पायर्ड थे, और फ्रांस के क्रांति के बाद जो आधुनिक परिवर्तन हुए उनको वो अपने राज्य में लाना चाहते थे। ये तो हो गई एक पृष्ठभूमि कि टीपू सुल्तान किस प्रकार के व्यक्ति थे। अब आते हैं उनकी लड़ाइयों पर। एक दो तीन लड़ाइयां उनकी हुई मराठाओं के साथ, और मराठाओं के साथ लड़ाई में उन्होंने संधि कर ली, और उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं आप अपना टैक्स साल के साल दिया करूंगा। दूसरा उनका पड़ोसी था निजाम। निजाम के साथ उनकी बहुत बड़ी कोई लड़ाई का उल्लेख नहीं आता। अब उल्लेख ही आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार टीपू सुल्तान पर दबाव बनाए रख रही थी, और वो टीपू सुल्तान उससे बचने के लिए उन्होंने मराठाओं को पत्र लिखा, उन्होंने निजाम को पत्र लिखा कि हमारे आपस में मतभेद हैं, मेरे राज्य का प्रॉब्लम है, आपके राज्य की समस्या है, हम इसको आपस में तय कर लें, अंग्रेजों को इसके बीच में न दें, क्योंकि अंग्रेज एक विदेशी ताकत है। अब इसी बात को लेकर कोई लोग उनको पैट्रियट, देशभक्त कहते हैं, कोई लोग कहते हैं खैर ये तो राजाशाही का युग था, तो उसको पैट्रियट कैसे कहा जा सकता है। तो उनकी जो चार मुख्य लड़ाइयां हुई, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स चार मुख्य रूप से हुई, और पहली दूसरी तीसरी के बाद कुछ संधियां हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को कुछ चीजें उनको देना पड़ा। एक संधि में उनको एक उनका राज्य, हारा हुआ राज्य वापस मिल गया। और जो चौथी एंग्लो मैसूर वार, दुर्भाग्यवश उसमें मराठा और निजाम दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और उस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय राजाओं में, चंद राजाओं में, वो पहले राजा रहे होंगे, क्योंकि वो मरे 1799 में। और वो एंग्लो मैसूर वॉर का भी जो था, क्योंकि ब्रिटिश का तो बहुत क्लियर था कि एक राजा से संधि करना, दूसरा हराना, अपने वर्चस्व का क्षेत्र बढ़ाना, और टीपू सुल्तान उनके इस खेल समझ गए थे। तो उनकी लड़ाइयों में तो यही है, दो तीन मराठाओं के खिलाफ, निजाम के साथ भी उनका समझौता हो गया, अंग्रेजों के साथ लगातार उनका संघर्ष बना रहा। और जिन लोगों को इसमें विस्तार चाहिए, मेरे ख्याल से वो भगवान गिड़वानी का एपिसोड अभी तो शायद अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, तो उसमें भगवान गिड़वानी और संजय खान ने तो यही बताने की कोशिश की, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच की लड़ाई में टीपू सुल्तान कितनी बहादुरी से अपने राज्य के क्षेत्र के अंदर लड़ते रहे। जी, तो पुनियानी साहब, तीन शक्तियां थी जिनसे टीपू सुल्तान युद्ध कर रहे थे। एक तरफ पेशवा थी, अगर आप कहें कि वो हिंदू थे, दूसरी तरफ निजाम थे जो मुस्लिम शासक थे, और तीसरी तरफ अंग्रेज थे जो मुख्य रूप से ईसाई थे। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं से लड़ रहे थे, वो मुसलमानों से भी लड़ रहे थे। अच्छा, वो जो तीनों शक्तियां थी वो भी किसी मुसलमान शासक से नहीं लड़ रहे थे, वो भी एक टीपू सुल्तान एक इलाके के मालिक थे, एक राज्य था उनका, उनसे वो राज्य छीनना चाहते थे या उनको अपने मातहत करने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। हाँ, देशी और विदेशी की बात हो सकती है, और यहाँ भी टीपू सुल्तान फ्रांसीसी लोगों का की मदद ले रहे थे, फ्रांस की सेनाओं की मदद ले रहे थे, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ले रहे थे। तो ये इस पूरे परिदृश्य में देखें तो ये कहीं से हिंदू मुसलमान की बात इसमें नहीं दिखती है, जो कि प्रचारित किया जा रहा है बार बार कि टीपू सुल्तान हिंदू राजाओं के खिलाफ थे या हिंदुओं के खिलाफ थे। इन लड़ाइयों से यही साबित होता है। जी, मैं जैसे आपको बताया कि टीपू सुल्तान की सेना में बहुत बड़े हिंदू ऑफिसर्स थे, और उनका सबसे प्रधान जो एडवाइजर था वो तो पूर्णिया था। पूर्णिया एक ब्राह्मण था, तो इसमें भी फिर से आप देखेंगे कि इसमें भी कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। तीसरा, टीपू सुल्तान का मैनिफेस्टो, ये मुझे बड़ा आकर्षक लगा। एक तो मैंने सम्राट अशोक के वो शिलालेखों के बारे में सुना है, जिसमें भी वो अपनी नीतियों को आउटलाइन करते हैं, जो जिससे आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही शायद ये साहित्य ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लोग जानते नहीं कि टीपू सुल्तान ने अपनी प्रतिबद्धता अपनी पूरी प्रजा के लिए रखी। उन्होंने निश्चित रूप से कहा
मेरी प्रजा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, तब तक ईसाइयों की भी संख्या हो गई होगी, पर मैं बिना किसी भेदभाव के सबका ऊपर न्याय करूंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। ये मेरा एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है। तो ये जी। हिंदू मुसलमान। जी, इसमें एक पक्ष और निकल कर आता है कि अगर टीपू सुल्तान ने पेशवाओं से, मराठों से, मराठा साम्राज्य से और निजाम से ये पेशकश की थी कि एक साथ मिलकर हम अंग्रेजों से लड़ें, अगर ये हो गया होता तो सोचिए भारत का इतिहास कुछ दूसरा हो गया होता। एक अगर हमने हिंदुस्तानियत पर लड़ाई लड़ी होती उस समय, टीपू सुल्तान जी के साथ मिलकर लड़े होते ये राजा, तो कुछ और जी, कहानी होती है। संभव है, ये काफी संभव है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा जमाने के पहले एक एक राजा को आइसोलेट किया, उसको अलग किया, उससे उसको हराया, उसके साथ संधि की, उसको अपने साथ मिलाया और फिर दूसरे के खिलाफ गए। और टीपू सुल्तान ने ये गेम देख लिया, उन्होंने ये खेल को समझ लिया, और उन्होंने इसीलिए अपने दोनों जो उनके पड़ोसी थे, वो तो केवल पड़ोसी राजाओं से ही बात कर सकते थे, उनका भी साम्राज्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो दोनों पड़ोसी राजाओं को कहा कि ये हम जो भी हो, हम इस क्षेत्र के, और अंग्रेज बाहर से आई हुई शक्तियां हैं, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हमको एक होना चाहिए। अब ये तो एक जो आप कल्पना की बात कह सकते हैं, हो सकता है कि अगर टीपू सुल्तान की ये बात निजाम, मराठा और बाकी शासक माने होते तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। वो उसके बारे में आज कल्पना करना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए न केवल इनसे बात की, बल्कि फ्रांस से, जी ओटोमन अंपायर से, अफगानिस्तान से, इन देशों से जी भी मदद की अपील की ताकि जी अंग्रेजों को भगाया जा सके। तो ये टीपू सुल्तान का जो विजन था वो कितना बड़ा था, कितनी जी दूर तक सोच रहे थे वो कि भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए। और इसमें वो कहीं किसी भी हद तक जा रहे थे, ऐसा किसी दूसरे राजा के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ये नोट करने वाली बात है। इसमें मैं जो आपकी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उस समय तक उनका जो विजन था, उनका जो सोचने का तरीका था, वो भारत के बाहर दुनिया को भी देख रहा था। क्योंकि बहुत सारे कम राजा होंगे जिन्होंने दुनिया के परिप्रेक्ष्य इस प्रकार से देखा होगा, क्योंकि अंग्रेज आ रहे, तो अंग्रेज का मुकाबला कौन कर सकते हैं, तो जैसे फ्रेंच हैं, ऑटोमन एम्पायर है, तो इसलिए उन्होंने उनसे बात की। और ये दूसरा ख्याल कीजिए, टीपू सुल्तान वो राजा थे जिन्होंने आधुनिक तकनीक और आधुनिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के तरीकों को समझा और उस पर अमल करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने उनकी फिनेंस डिपार्टमेंट था, उसको अपडेट किया, सिक्कों की प्रथा को बदला और ट्रांसपोर्ट को बदला, और या जो व्यापार था, व्यापार में व्यापारियों को सहूलियत हो, जनता को उससे हो, ये काफी नई बातें हैं। और ये नई बातें मेरे ख्याल से टीपू सुल्तान इसलिए इनको स्वीकार कर पाए, क्योंकि हम तो समय के साथ बदलते हैं, और अभी हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, पहले राजाओं की बात 17वीं शताब्दी थी, तो 18वीं शताब्दी तक आते आते दुनिया के जो परिवर्तन हो रहे थे शासन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके लिए ये काफी खुली नजर रखते थे कि मेरे राज्य के जी लिए क्या उचित रहे। तो एक तो जी दूसरे राज्यों से मेलजोल और जी इन चीजों का, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें टीपू सुल्तान के इसमें थी। जी, बिल्कुल। हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने ही रॉकेट टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल किया था और बाद में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि उसी से हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में हम इतनी ही बात करेंगे और अगली कड़ी में हम लेंगे कि क्या टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था, धर्मांतरण करवाया था। लेकिन जाने के पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन कर देना चाहता हूं। पहला तो यह कि इस कड़ी को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल उठे होंगे, कुछ संदेह पैदा हुए होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में वो जरूर दर्ज कराएं ताकि हम उनको अगली कड़ियों में उन पर बातचीत कर सके, आपकी शंकाओं का समाधान कर सके। और दूसरा ये कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और समझ सकें कि हमारे अतीत में जो घटनाएं घटी हैं वो वास्तव में उनका क्या महत्व है और कितनी वो सच्ची है, झूठी है, और यह जो प्रचार हो रहा है उनसे वो बच सकें, सही तथ्यों के से लैस होकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पिन्नेनी, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।